Mukta Tiwari and from IIMT College of Science and Technology, B.Ed department. Today I will teach you about psychology, its nature, scope, meaning, nature and scope. Before we go into that, first we must know this concept or this topics belongs to our third paper, that is growing up as a learner. और इसका जो कोड है हमारे B.Ed करिकुलम में वो है E103। हमारे जो चार कोर सब्जेक्ट है, चार जो कोर मेन कोर्स टॉपिक है, कोर्स है, पेपर है, उसमें ये थर्ड पेपर है और इसको मैं डील करती हूँ। इससे पहले जो तीन अलग पेपर जो और हैं वो है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, जिसमें आप हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मतलब है कि वैदिक एरा में हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या थी, बौद्ध एरा में क्या थी, मध्यकाल में हमारी सिस्टम क्या थी, उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारा जो नेशनल करिकुलम का फ्रेमवर्क किस तरह से बना प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में, उस सब के बारे में स्टडी करते हैं। हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, करंट इश्यूज क्या क्या हैं उसके बारे में हम फर्स्ट पेपर में स्टडी करते हैं। सेकंड पेपर जो हमारा है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो बेसिकली फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली हम जो जानने की कोशिश करते हैं कि जो फिलोसॉफिकल दर्शन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट हैं एजुकेशन के, उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसमें दोनों ही चीज़ें आती हैं, आपके जो फॉरेन फिलोसफी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो, एज वेल एज इंडियन फिलोसफी से, जिसमें सांख्य, योग, अद्वैत दर्शन आदि सब कुछ आते हैं। और फॉरेन फिलोसफी से अगर हम बात करें तो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब आते हैं। इसका रोल एजुकेशन में क्या है, तो अगर हम एक मोटा इसकी बात करें तो बेसिकली ये क्या है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन, क्योंकि आप ये B.Ed कोर्स है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे आप एजुकेशन के बारे, एजुकेशन के हर एस्पेक्ट के बारे में समझने और आपको जो आप B.Ed के जो स्टूडेंट है उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए उसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपके एजुकेशनल वैल्यू सिस्टम क्या होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन का कैसे हम एजुकेशन के थ्रू हम उसकी वैल्यू को इनकलकेट कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, वो सब इस सेकंड पेपर में आता है। जो हमारा फोर्थ पेपर है टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी का यूज आज एक टाइम पर ब्लैक बोर्ड और चॉक को ही टेक्नोलॉजी माना जाता था, बट आज के समय में स्मार्ट बोर्ड और इसके साथ ही साथ और इस टाइम पर तो ऑनलाइन या वर्चुअल एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें आपके फोर्थ पेपर डील करता है, जो है टीचर, टीचिंग और टेक्नोलॉजी। और समय के साथ साथ आपके टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये आज का टाइम है। ये आपका जो हम कह सकते हैं बैच है, जिसको वर्चुअल एजुकेशन या वर्चुअल लर्निंग के थ्रू ही हम आपको ये सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो टेक्नोलॉजी का यूज़ टीचिंग के फील्ड में कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कितना प्रोमिनेंट हो सकता है। जो थर्ड पेपर है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जिसको मैं डील करूँगी, और बेसिकली ये जो थर्ड पेपर है वो आपके साइकोलॉजी का रोल एजुकेशन की फील्ड में क्या हो सकता है, इससे संबंधित है। ग्रोइंग अप एज ए लर्नर या अधिगमकर्ता का विकास। अधिगमकर्ता मीन्स लर्नर, विकास मीन्स डेवलपमेंट। हाँ, किस तरह से लर्नर ग्रो करता है फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। इन सब का जो स्टडी है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम ग्रोइंग अप एज ए लर्नर यानी थर्ड पेपर में करेंगे। अब अगर बात करें हम थर्ड पेपर की,
तो हमारे इस थर्ड पेपर को, इसके कोर्स को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 6 यूनिट में जो ये 6 यूनिट है, इसका हर यूनिट का एक अलग ही एजुकेशनल साइकोलॉजी का एस्पेक्ट है। हर यूनिट पहले यूनिट से अलग है, डिफरेंट है। और इसका मेन उद्देश्य इस पेपर को बीएड में शामिल करने का ये है कि किसी भी बच्चे को अगर आप टीचिंग करने जा रहे हो, आप किसको शिक्षा देने जा रहे हो, तो सबसे पहला जरूरी ये होता है कि उस बच्चे की साइकोलॉजी को समझना। और ये साइकोलॉजी सिर्फ उस बच्चे की इंटरनल ही नहीं होती है। इसके साथ ही साथ वो बच्चा जब अपना एक कंफर्ट जोन छोड़कर, यानी अपने फैमिली को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर जब स्कूल में आता है, तो स्कूल हो सकता है बच्चा बहुत ही हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ बच्चा हो, बट वो अगर स्कूल में आता है, नए माहौल में आता है, तो वहाँ पे उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। तो हमें उसकी IQ लेवल, उसकी पर्सनालिटी के साथ साथ बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, नए माहौल में, उसको भी स्टडी करना होता है। ये सब चीज को समझने के लिए ही थर्ड पेपर साइकोलॉजी को या एजुकेशनल साइकोलॉजी को बीएड के सिलेबस में शामिल किया गया है। तो जो फर्स्ट यूनिट है साइकोलॉजी एंड लर्नर, जिसको हम कह सकते हैं मनोविज्ञान एवं अधिगम कर्ता। तो सबसे पहले हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। तो वो किस तरह से एजुकेशन में अपना हस्तक्षेप कर रहा है, क्या उसका रोल हो सकता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, कैसे वो डोमिनेट कर सकता है, इसको करेंगे। तो उसके मीनिंग को, नेचर को, स्कोप को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है साइकोलॉजी की जो ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को, साइकोलॉजिकल थ्योरी को किस तरह से आप एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करके जो बच्चे की जो आउटकम है, जो ये एजुकेशन, उसकी जो लर्निंग है, उसको इन्हेंस किया जा सकता है, उसका स्टडी हम इसमें करेंगे। इसके साथ ही साथ जो इसका जो थर्ड पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं। इसमें जैसा हम जानते हैं कि हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर बच्चे की कैपेसिटी, हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल, हर बच्चे की इंक्वायरी लेवल सबका अलग अलग होता है। तो इसके साथ ही साथ आज के टाइम पे जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो सिर्फ नॉर्मल बच्चों की ही, एवरेज बच्चे की बात नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ हम जिसको हम कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उसके साथ ही साथ हम स्लो लर्नर या अंडर अचीवर की भी बात करते हैं। तो वो उस टाइप आप हो सकता है आपकी क्लास में उस तरह के भी बच्चे हो, तो उसको आप कैसे डील करोगे, कैसे आप उसकी अब बच्चा तो नहीं कहने आया कि आई एम अंडर अचीवर, आई एम स्लो लर्नर। एज ए टीचर आपको पहचानना है उसके सिम्टम्स के थ्रू, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू कि बच्चा किस काइंड का है। उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको टीच करना है। तो इसके बारे में भी हम फर्स्ट यूनिट में जानने की कोशिश करेंगे, और क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, किस तरह से हम अपनी, अगर इस तरह की क्लास है तो उसमें किस तरह से हम एज ए टीचर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हर 40 के बैच में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। आपको देखना है और आपको कंट्रोल करना है आपकी टीचिंग स्टाइल को कैसी करनी, जिससे आप हर तरह के बच्चे की लर्निंग ऑप्टिमम लेवल तक हो सके। जो हमारा सेकेंड यूनिट है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंट 3 स्टेज की बात करते हैं। और इन्फेंसी को इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि प्राइमरी लेवल में नो डाउट 4+ के बच्चे आते हैं, जहाँ से टीचिंग स्टार्ट होती है। उससे पहले प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं। तो 4+ के बच्चे का जो नेचर क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो उसके पहले के ईयर में डिफाइन होती है। तो हमें जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज द नॉर्मल वे ऑफ ग्रोथ। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इन्फेंसी में नॉर्मल ग्रोथ क्या होती, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि एबनॉर्मल ग्रोथ क्या हो रही है बच्चे में। तो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम इन्फेंसी और उससे रिलेटेड जितने भी उसके फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ और मॉरल
नॉर्मल डेवलपमेंट क्या हो सकता है, इन सब के बारे में वन बाय वन करके जानेंगे। फर्स्ट इन्फेंसी के बारे में, या आप ये कह लो कि शैशवावस्था। सेकंड आता है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। इसमें भी बाल्यावस्था में भी हम पांचों ही उसके एस्पेक्ट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, पांचों एस्पेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट है एडोलेसेंट या किशोरावस्था, इसमें भी हम इन तीनों एस्पेक्ट को लेते हुए चलेंगे। थर्ड यूनिट है लर्निंग या अधिगम, जिसमें हम लर्निंग थ्योरीज के बारे में जानेंगे। लर्निंग थ्योरीज क्या होते हैं, हम किसी भी बच्चे को सिखा तभी सकते हैं जब हम जानेंगे उसके पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, और ये प्रिंसिपल को जानना एज अ टीचर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप अपनी टीचिंग को इनहेंस नहीं कर सकते। इन थ्योरीज को अप्लाई करके आप अपनी टीचिंग को और टीचिंग के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हो, जिससे कि आपके लर्नर का जो आउटकम आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो थर्ड जो यूनिट है हमारी लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है, और हमारे सिलेबस में 5 थ्योरीज को इनको इंक्लूड किया गया, जिसमें थॉर्नडाइक की थ्योरी पहली है, पैवलोव की सेकंड में है, उसके बाद कोहलर की, स्कीनर की और कोर्ट लुईन की है। और ये हर थ्योरी अलग अलग अप्रोच को डिफाइन करती है। जो हमारा फोर्थ यूनिट है दैट इज मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है, और कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं मानसिक स्वास्थ्य को। फिर वे ऑफ इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, रास्ते कौन कौन से जिसके द्वारा आप किसी भी बच्चे के मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। और आज के पीरियड में जब बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, जहाँ पे हम जो एजुकेशन का जो हम कहेंगे कि जो कॉन्सेप्ट आता है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट से ही आता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। लेकिन इस टाइम पर जब हमारे इमरजेंसी पीरियड चल रहा है, यहाँ पर आप बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं कर रहे। हालांकि स्कूल कोशिश कर रहा है हर एस्पेक्ट को लेने का, बट आप चार दीवारी के अंदर उसके हर फिजिकल एज वेल एज इमोशनल एज वेल एज एकेडमिक डेवलपमेंट हम हर चीज को डील नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चे की मेंटल हेल्थ किस तरह से हो रही है, मेंटल हेल्थ किस तरह से अफेक्ट कर रही है। हो सकता है सिम्टम्स ना दिख रहे हो, हो सकता है बच्चा एक्सप्रेस ना कर रहा हो कि वो खुश नहीं है या वो उसको अच्छा नहीं लग रही है चीजें, उसको लाइफ अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन एज ए टीचर आप जब उसको देख रहे हो या उसको एजुकेट कर रहे हो, तो आपको जानना जरूरी है कि बच्चे की मानसिक स्थिति सामान्य है या नहीं। तो उसको जानने की कोशिश और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है एज ए टीचर, आप क्या उसको उसमें हेल्प कर सकते हो। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट एंड वे ऑफ रिड्यूसिंग माल एडजस्टमेंट, मतलब समायोजन और कुसमायोजन। समायोजन और कुसमायोजन एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और एडजस्टमेंट जो अपने आप में एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जो हम सोचते हैं हम एडजस्ट कर लिए, वो इतना इजी नहीं है। एडजस्टमेंट हर तरीके से हो सकता है, फिजिकल भी होता है, सोशल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। तो वो किस तरह से एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और किस तरीके से अगर कोई बच्चा कुसमायोजित है या माल एडजस्टेड चाइल्ड है, उसको हम किस तरह से इम्प्रूव करके एडजस्टमेंट बालक की तरह मोल्ड कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्कूल लेवल पे, अगर आप स्कूल के ड्यूरिंग स्कूल पीरियड अगर आप बच्चे को के माल एडजस्टमेंट नेचर को नहीं जानोगे, तो कल को जाकर वो बच्चा सोसाइटी के लिए एक बोल सकते हैं एक प्रॉब्लमेटिक पर्सन बनेगा, वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है। ये जो पीरियड होता है स्कूल पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही आप किसी कंट्री के सिटीजन का निर्माण करते हो। तो अगर और एज ए टीचर आपका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको देखना कि बच्चा नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है कि उसका कि नहीं, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। और आजकल तो साइकोलॉजिकल ग्रोथ की बहुत बात होती है, क्योंकि हम बच्चे के इंटरनल चीज़ों को जान ही नहीं पाते कि वो क्या है। तो एज ए टीचर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि साइकोलॉजी क्या है, जिसके द्वारा जिसके द्वारा आप बच्चे को की साइकोलॉजी को समझ पाओगे। नेक्स्ट 5th यूनिट है वो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व की बात हम जब करते हैं तो हम एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर नहीं, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी इतना इतना सिंपल एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस पे बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने बहुत से वर्क किए हैं, और जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे और आप इसकी डेप्थ को आप समझ पाओगे। इसमें कई डायमेंशन है, उसके बारे में बात करेंगे। थ्योरीज पर्सनालिटी की क्या है, टाइप्स थ्योरीज है, ट्रेड थ्योरी है, और एक टाइप थ्योरी में तीन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी हुई है, ट्रेड थ्योरीज दी हुई है। साइको एनालिटिकल थ्योरी जो सिगमंड फ्रायड की बहुत फेमस है और बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको उसके साथ साथ जो इसका जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के ट्रेट को माप कैसे सकते हो साइंटिफिकली, आप कैसे मेजर करोगे कि ये पर्सनालिटी ट्रेट, मान लीजिए फिजिकल एट्रीब्यूट है या इंटरनल एट्रीब्यूट है, उसको उसको मेजर कैसे करो, उसको ऑब्जर्व कैसे करोगे। इसके लिए बहुत से टूल्स बताए गए हैं, बहुत सी टेक्निक्स बताई गई है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक। आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं, बचपन में एक एक्सपेरिमेंट बच्चे हमेशा करते हैं। अब तो एक है इंक वाला चला गया, नहीं तो क्लाउड को देख के बच्चा एक इमेजिनेशन बनाता है, इमेज बनाता है कि ये ऐसा है, क्या ऐसा है, ये ऐसा दिख रहा है। वो बेसिकली हम हमारे इंटरनल जो सब कॉन्शियस में चीजें होती हैं उसके आधार पर ही हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, और वो हमारा कैसा है, वो हमारी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है। जो हमारी लास्ट यूनिट है दैट इज इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, बुद्धि और सृजनात्मकता। बुद्धि या इंटेलिजेंस क्या है, उसमें सबसे पहले उसकी मीनिंग को, नेचर को जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही साथ बुद्धि को मेजर कैसे कर सकते हैं, बुद्धि को माप कैसे सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और टाइप्स और इंटेलिजेंस अपने आप में भी बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं। जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी है, सोशल इंटेलिजेंस है। इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड जो लास्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिविटी, जिसमें हम मीनिंग, नेचर और उसके मेजरमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उस कौन सी सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी जो आज के टाइम पर बहुत ही फोकस किया जा रहा है बच्चों को, गूगल के टाइम पर जहाँ पे हम हर चीज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है इस बच्चे में क्रिएटिविटी को डेवलप करना, सृजनात्मकता का विकास करना। उससे पहले जब तक हम जानेंगे नहीं सृजनात्मकता क्या होती है, कैसे हम उसका विकास कर सकते हैं, क्या टेक्निक होती है, क्योंकि बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने टेक्निक बताई है जिसके द्वारा हम जो सृजन क्षमता का या क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारी 6 यूनिट है जो हमें करके पढ़नी है B.Ed सिलेबस में। इसके अलावा 4 ये जो कोर पेपर के बारे में मैंने बात की, इसके अलावा 2 ऑप्शनल पेपर है जो आपके, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उससे डिफाइन होता है। लाइक साइंस सब्जेक्ट वालों का फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस पढ़ना होता है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उसको मैथ्स और फिजिकल साइंस पढ़ना होता है। उसके अलावा आर्ट्स के अलग है, कॉमर्स के अलग है, वो टीचर्स आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। यहाँ पर ये जानना जरूरी है, जो मैंने फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस की बात की है, PC1 एंड PC2 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और हर व्यक्ति का अलग अलग, हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि अगर मैं पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप अगर मैथमेटिकल साइंस की या फिजिकल साइंस की बात कर रही हूँ, तो फिजिकल साइंस में आप ग्रेविटेशनल मोशन, वर्क और या डायोड ट्रायोड ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि ये पढ़ाया जाएगा कि वो पेडागोजी क्या हो सकती है, वो टीचिंग मेथड क्या
हो सकते हैं जो वर्क को, फोर्स को या ग्रेविटेशनल फोर्स को या न्यूटन्स लॉ को पढ़ाने के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर हम टीचिंग मेथड की बात करेंगे, न कि कंटेंट साइंस सब्जेक्ट की। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बीएड में एडमिशन लेने आते हैं तो उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन या प्रॉब्लम यही रहता है, और ये बहुत दिनों तक चलता रहता है कि हम साइंस लैब कब होगा, हम मैथ्स कब पढ़ाएंगे, हम साइंस कब पढ़ाएंगे। बिल्कुल आपको साइंस सब्जेक्ट और ये सब नहीं पढ़ाना है, इसमें जो चीज़ें पढ़नी है वो हमें टीचिंग मेथड, वो कौन से टीचिंग मेथड हैं जिससे हम बायोलॉजिकल साइंस को इस तरह से पढ़ाएं जिससे कि आउटकम हमारा जो लर्निंग हो मैक्सिमम लेवल तक हो सके। तो जो हमारा फिफ्थ और सिक्स मेथड पेपर है, उसमें हम टीचिंग मेथड ऑफ फिजिकल साइंस और टीचिंग मेथड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और टीचिंग मेथड ऑफ मैथमेटिकल साइंस के बारे में बताएंगे। तो ये ओवरऑल व्यू हो गया थर्ड पेपर का, एज वेल एज पूरे बीएड सिलेबस का और साइंस सब्जेक्ट का जो मैं डील करूंगी।